पंजाब पुलिस ने अब से कुछ देर पहले बताया है कि वो अमृतपाल सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है और अब अमृतपाल सिंह के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पंजाब पुलिस की कई टीमें इस समय भी अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह के वकील ने आज हाईकोर्ट को यह बताया है कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करके एक अज्ञात जगह पर रखा हुआ है। यह आरोप लगाया गया है अदालत में और यह अमृतपाल सिंह की आजादी के अधिकार का उल्लंघन है। तो सोचिए, जो अमृतपाल सिंह कल तक पंजाब को आजाद कराने की बात कर रहा था, वो अब उसी पंजाब की अदालत में जाकर यह कह रहा है कि उसकी आजादी के अधिकार को खतरा है। हम इस पहलू का विस्तार से आज आपके लिए विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। और अब से कुछ देर पहले पंजाब पुलिस ने बताया है कि अमृतपाल सिंह अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी कर दिया है। यहां तीन चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो यह कि अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस से कहीं ज्यादा चालाक निकला और पंजाब पुलिस को चकमा देकर भाग गया। दूसरा, पंजाब पुलिस में कुछ लोगों ने उसे जानबूझकर भागने दिया होगा। और तीसरी बात यह भी हो सकती है कि पंजाब पुलिस ने वाकई उसे कहीं छुपा कर रखा है, जैसा कि उसके सहयोगी आरोप लगा रहे हैं अदालत में जाकर। अमृतपाल सिंह के समर्थन में वो हैशटैग भी पाकिस्तान से प्रायोजित हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक हैशटैग है जो कहता है वी स्टैंड विद अमृतपाल सिंह। अब इस पर 2 दिनों में 54,000 ट्वीट्स और रीट्वीट्स हुए हैं। सोचिए, 54,000 अच्छी संख्या मानी जाएगी ट्विटर पर। इसी तरह एक दूसरा हैशटैग है जो कहता है फ्री अमृतपाल सिंह, यानी अमृतपाल सिंह को आजाद करो। इस हैशटैग के साथ भी 20,000 ट्वीट्स हुए हैं और इनमें से ज्यादातर ट्वीट्स उन फेक अकाउंट से हुए हैं जो पिछले 2 से 3 दिनों में ही बनाए गए हैं। 19 और 20 मार्च को इन दोनों हैशटैग्स पर जो ट्वीट हुए, उनमें से ज्यादातर जो ट्विटर हैंडल हैं वो उसी दिन बने थे और इससे यह पता चलता है कि कैसे भारत के खिलाफ ये सारी ताकतें मिलकर काम कर रही हैं और इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से इन हैशटैग्स पर सबसे ज्यादा ट्वीट हो रहे हैं। देखिए, जैसे हैशटैग फ्री अमृतपाल सिंह पर जो ट्वीट्स हुए, उनमें से 30.9% यानी 31% जो ट्वीट्स हैं वो अमेरिका से हुई, 13.6% ट्वीट्स कनाडा से हुए, 3.5% ट्वीट्स ब्रिटेन से हुए और 2.3% ट्वीट्स ऑस्ट्रेलिया से किए गए। तो सोचिए, अमृतपाल सिंह के समर्थन में पूरी दुनिया से ट्वीट्स किए जा रहे हैं और ये सारे ट्वीट्स जो हो रहे हैं ये नकली हैंडल्स से हो रहे हैं जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इसी तरह जो दूसरा हैशटैग है वी स्टैंड विद अमृतपाल सिंह पर जो 54,000 ट्वीट्स हुए हैं, उनमें से 45.8% ट्वीट्स भारत से हुए, 28.5% ट्वीट्स अमेरिका से हुए, 8.9% ट्वीट्स कनाडा से हुए और 3.5% ट्वीट्स ब्रिटेन से हुए हैं। और यही वजह है कि इन देशों में मौजूद खालिस्तानी संगठन वहां भारतीय उच्चायोग और दूतावासों पर अब हमले कर रहे हैं। इनमें लंदन में मौजूद भारतीय उच्चायोग पर भी खालिस्तानियों ने हमला किया था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थी। अब तक सोशल मीडिया पर भी आपने देख लिया होगा। और इस दौरान ब्रिटेन की पुलिस ने भारतीय उच्चायोग को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की थी, लेकिन अब भारत के इसी उच्चायोग के बाहर भारतीय लोग तिरंगा लेकर एकजुट होकर वहां पर खड़े हैं और ब्रिटेन के पुलिसकर्मी भी इन लोगों के साथ आज वहां पर जश्न मना रहे थे। ये जो रिपोर्ट है जिसकी बात आज मैं कर रहा हूं, ये असल में एक दिन पहले यानी 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के मौके पर प्रकाशित हुई है और इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने तैयार किया है और इसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय है। जाहिर है यह खुशी की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में किस देश के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं और किस देश के लोग सबसे कम खुश हैं। इसमें कुल 137 देशों को शामिल किया गया है और बताया गया है कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं और कहां पर लोग सबसे कम खुश हैं। पूरी दुनिया में जिन 5 देशों को इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा खुश बताया गया है, उन 5 देशों में से 4 देश फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और नेदरलैंड्स यूरोप के देश हैं।
यानी 5 में से 4 जो सबसे खुश देश हैं वो यूरोप के देश हैं, और 5वां जो देश है पहले 5 में वो है इजराइल। इजराइल को चौथे स्थान पर रखा गया है, 5वें स्थान पर। यह सबसे ज्यादा खुश देशों की सूची है, टॉप 5। इसमें भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हमारा देश भारत 137 देशों की इस सूची में 126वें स्थान पर है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोग पूरी दुनिया में शायद सबसे कम खुश हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे यह सवाल है, क्या आप वाकई मानते हैं कि आप बहुत कम खुश हैं? क्या आप वाकई मानते हैं कि हमारे देश के लोग बहुत दुखी हैं? इतने दुखी हैं कि नेपाल और पाकिस्तान के लोग भी हमसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इसी सूची में नेपाल 78वें स्थान पर है, पाकिस्तान 108वें स्थान पर है, श्रीलंका 112 के स्थान पर है, म्यांमार 117वें स्थान पर है, और बांग्लादेश की रैंकिंग 118 है। यानी भारत के ये तमाम पड़ोसी देश भी भारत के लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा खुश हैं और हमारे देश से ज्यादा समृद्ध हैं। और शायद इस बात पर आज आपको यकीन ना हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में तो ऐसा ही लिखा है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट अमेरिका, चीन, रशिया और यूरोप जैसे विकसित देशों से भी कई गुना ज्यादा है या उनसे बेहतर है। जिस भारत में पिछले 9 वर्षों से राजनीतिक स्थिरता के साथ सामाजिक स्थिरता लगातार बनी हुई है, और जिस देश में होली, ईद, दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहार लोग अपने परिवारों के साथ मिलकर हंसी खुशी मनाते हैं, उस भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे कम खुश हैं। इससे भी बड़ा विरोधाभास यह है कि जिस अफगानिस्तान में तालिबान का क्रूर शासन है, जहां महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी लगी हुई है और जहां महिलाएं बिना हिजाब के अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती, जहां पर जब चाहे किसी की भी गर्दन काट दी जाती है, सिर तन से जुदा कर दिया जाता है, चौराहों पर खड़ा करके कोड़े मारे जाते हैं, उस अफगानिस्तान को भी इस रिपोर्ट में भारत के आसपास ही रखा गया है। यह बताया गया है कि वहां भी हालात भारत के जैसे हैं। इसलिए आज आपको यह सोचना है कि क्या आप और आपका परिवार अफगानिस्तान के लोगों की तरह पूरी दुनिया में सबसे कम खुश हैं? क्या आप इतने दुखी हैं? खुशी को 6 मापदंडों पर मापा जाता है, जिनमें पहला मापदंड है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब है प्रति व्यक्ति किसी देश में कितना उत्पादन होता है, क्योंकि हर देश के पास जीडीपी पर कैपिटा के आंकड़े होते हैं। इसलिए इन्हीं आंकड़ों को इस रिपोर्ट में आधार बनाकर पता लगाया जाता है कि कौन सा देश कितना समृद्ध है, और ये आंकड़े पता लगाना बहुत आसान होता है। लेकिन बाकी के जो 5 फैक्टर्स या मापदंड रखे गए हैं, उनका पता लगाने के लिए अलग से एक सर्वे किया जाता है, और इनमें सबसे पहले आता है सोशल सपोर्ट। इसमें लोगों से उस सर्वे के दौरान यह सवाल पूछा जाता है कि क्या उनके पास ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त और ऐसा समाज है जिनके बारे में वो ये कह सकें कि ये लोग मुसीबत में किसी भी समय उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तो सोशल सपोर्ट यानी सामाजिक सपोर्ट जो मिलता है आपको, वो कितना है? तो एक आधार 5 आधारों में से एक ही है। दूसरा आधार माना जाता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें लोगों से पूछा जाता है कि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, और वो कितने दिन तक, कितने वर्षों तक एक अच्छा जीवन जीते हैं और कितने स्वस्थ रहते हैं। तीसरा फैक्टर है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, और इसमें सर्वे के दौरान यह पूछा जाता है लोगों से कि आपको अपने जीवन से जुड़े वो तमाम फैसले लेने की कितनी आजादी है, कि आप अपने जीवन से जुड़े हुए फैसले, प्रमुख फैसले, बड़े फैसले ले सकें, और उस आजादी से आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि आपके पास ऐसा करने की सीमित आजादी है। तो यह भी हमारे देश के लोगों से जरूर पूछा गया होगा, और आप भी खुद सोचिए कि हमारे देश में लोगों को अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आजादी है या नहीं। चौथा फैक्टर है जेनरोसिटी, जिसका मतलब होता है उदारता, और इसमें लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने पिछले महीने में कितनी चैरिटी की है, कितना दान दिया है, लोगों की कितनी मदद की है, और जो पूरा समाज है वो कितना उदार है। इस सर्वे से जुड़ा 5वां फैक्टर है परसेप्शन ऑफ करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के प्रति उनकी धारणा, और इसमें लोगों से पूछा जाता है कि क्या उनके देश की सरकार में भ्रष्टाचार है या नहीं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर किसी देश की खुशी को मापा जाता है, और इसके लिए
एक कंपनी को हायर किया गया और उस कंपनी से यह सर्वे करवाया गया। उस कंपनी का नाम है गैलप। गैलप एक बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की। अब बड़ी बात यह है कि इस सर्वे का सैंपल साइज है सिर्फ 1000। यानी अगर संयुक्त राष्ट्र यह जानना चाहता था कि भारत के 140 करोड़ लोग खुश हैं या नहीं, या कितने खुश हैं, तो उसने हमारे देश के 1000 लोगों पर यह सैंपल किया है। जो सैंपल साइज है वो है 1000 लोगों का। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वे में भारत के 0.00001% लोगों की राय ली गई है और फिर इन्हीं लोगों की राय के आधार पर यह तय कर दिया गया कि भारत के बाकी के 140 करोड़ लोग दुनिया में सबसे कम खुश हैं और इस मामले में हमारे देश की स्थिति श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से भी खराब है। जनरसिटी यानी उदारता की श्रेणी में पहले स्थान पर इंडोनेशिया को और दूसरे स्थान पर म्यांमार को रखा गया है। खुद सोचिए, जिस म्यांमार में सेना का शासन है, वहां लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, उस देश को इस सूची में सबसे उदार देश माना गया है और रिपोर्ट कहती है कि वहां के लोग सबसे ज्यादा दानी हैं, दान करते हैं, जबकि भारत को इसमें दान करने के मामले में, मदद करने के मामले में नेपाल से भी बहुत नीचे 59वें स्थान पर रखा गया है। इस पूरी रिपोर्ट में भारत को एक ही रैंकिंग में, एक ही मामले में सबसे ऊपर रैंकिंग दी गई है और वो है नेगेटिव इफेक्ट वाली रैंकिंग। असल में इस सर्वे के दौरान लोगों से यह पूछा गया कि क्या उन्होंने पिछले 3 दिनों में ऐसा महसूस किया कि जब उन्हें गुस्सा आया हो या वो मायूस हुए हों, ऐसा उन्होंने कुछ महसूस किया है। यह रिपोर्ट शायद यह पता लगाना चाहती है कि पिछले 3 दिनों में क्या आप बहुत क्रोधित हुए और मायूस हुए। और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उन्हें पिछले 3 दिनों में गुस्सा भी आया और वो इस दौरान दुखी भी हुए और मायूस भी हुए। लेकिन पाकिस्तान और बाकी देशों को इसमें हमसे बेहतर बताया गया है। इससे यह पता चलता है कि यह रिपोर्ट सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश के लोग तो पिछले 3 दिनों में गुस्से में भी आए हैं, दुखी भी हुए हैं और असहाय भी उन्होंने महसूस किया है। तो खुशी की परिभाषा यह बताई गई है, कोई भी ऐसी भावना जो आपको अंतर मन से संतुष्टि दे, वो भावना खुशी की है। और खुश व्यक्ति वो है जो अपने आसपास मौजूद चीजों से संतुष्ट है, खुश है। खुशियों की का उद्योग जो है वो 124 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है और लोग अब अपने चेहरे पर हंसी लाने के लिए भी बाजार में पैसा लुटाने के लिए तैयार है। और आज भारत खुशी की इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। सोचिए, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं और अगर इन लोगों को यह विश्वास दिला दिया जाए कि ये लोग खुश नहीं हैं, तो क्या होगा? तो ये 140 करोड़ लोग उन तमाम कंपनियों के ग्राहक बन जाएंगे जो खुशियां बेचने वाली कंपनियां हैं। लेकिन ये खुशियां खरीदेंगे कब? जब इन्हें यकीन हो जाएगा कि ये खुश नहीं है और ये बहुत दुखी है। इसलिए आपने देखा होगा, एक पूरा की पूरा इकोसिस्टम है जो आपको ये बताता है कि आप खुश नहीं हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, आप दुखी हैं, और फिर आपको यह बताता है कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। आज हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए अलग अलग धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, बाबाओं के पास, मौलवियों के पास, पादरियों के पास जाते हैं, चमत्कारी बाबाओं के पास जाते हैं और सोचते हैं कि बिना मेहनत किए कोई चमत्कार हो जाएगा। बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना ऑपरेशन कराए, बिना सर्जरी कराए, बिना दवाई खाए कोई चमत्कार हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। बिना मेहनत किए परीक्षाओं में अच्छे नंबर आ जाएंगे, बिना मेहनत किए अच्छी नौकरी लग जाएगी और नौकरी लगने के बाद बिना मेहनत किए प्रमोशन होती चली जाएगी, अच्छी पोस्टिंग होती चली जाएगी। अब हम आपको यह बताते हैं कि बिहार में 12वीं कक्षा की परीक्षा में 2 लाख बच्चे फेल कैसे हो गए और इन बच्चों के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। आज बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा के नतीजों का ऐलान किया है और यह बताया कि इस साल बिहार के जिन 13 लाख छात्रों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, उनमें से लगभग 11 लाख छात्र तो पास हो गए, लेकिन 2 लाख बच्चे फेल हुए। और यह संख्या कम नहीं है, 2 लाख बच्चों का फेल होना बड़ी बात है। इसका मतलब है 2 लाख परिवार, और जब ये छात्र फेल हुए तो इससे बिहार के 2 लाख परिवार सीधे तौर पर प्रभावित भी होंगे और निराश भी हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार इतने लाखों बच्चे एक साथ फेल हुए हैं। आंकड़े बताते हैं, हमने आज देखा कि पहले क्या होता था। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट औसतन 80% के आसपास रहता है और हर साल वहां 1.5 से 2 लाख छात्र फेल होते ही हैं। वर्ष 2022 में बिहार में 12वीं कक्षा में 80% छात्र पास हुए थे, 2021 में 78% छात्र, वर्ष 2020 में 80% छात्र 12वीं कक्षा में पास हुए थे
और 2018 में जो पास होने वाले छात्रों की संख्या थी वो सिर्फ 53% थी, यानी तब 5 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। अब जब ये लाखों बच्चे इस तरह से फेल होते हैं तो इसका इन बच्चों की शिक्षा पर, इनकी मनोस्थिति पर, इनके भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं। यह बात इसलिए भी ज्यादा हैरान करती है क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सरकार सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पर करती है। 2023 और 24 के लिए बिहार का शिक्षा बजट करीब 40,450 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में 12वीं की कक्षा में 2 लाख बच्चे फेल हो गए। और ऐसा नहीं कि बिहार के छात्रों में कोई कमी है या बिहार के युवाओं में क्षमता नहीं है। बिहार भारत का वो राज्य है जहां से हर साल सबसे ज्यादा छात्र सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पास होते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं।